चलिए आइए, स्वागत है आप लोगों का। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, स्टार्ट किया जाए। तो ये है आपकी पावर सिस्टम 2 की क्लास। पावर सिस्टम 2, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि पर यूनिट सिस्टम में कुछ फॉर्मूलेस को ड्राइव कराया, ठीक। और वहाँ से हमने आपको बताया कि सिंगल लाइन डायग्राम का क्या यूज होता है, सिंपली सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, वो चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। चीज़ आपको पता होगा। अब जैसे कि सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है, हमने बताया कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या है। लाइन डायग्राम तो ये एक तरीके से क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यानी कि सिंबल के फॉर्मेट में जितने भी आपके इक्विपमेंट लगे होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है उसको जब एनालिसिस की बात आती है, ठीक, तो एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। क्या इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम से, वही आपका क्या कहलाता है, इम्पीडेंस डायग्राम कहलाता है, ठीक है। अब इम्पीडेंस डायग्राम कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो उस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। तो आ जाइए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, जो भी क्लास आपकी चलेगी वो आपका नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। चलिए फिर आइए, कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी। आगे सभी लोग चलिए। तो जैसा कि सिंगल लाइन डायग्राम की हमने अगर बात करें, जैसे सपोज करिए आपने देखा था सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। जैसे आपने एक जनरेटर को शो कर दिया, इधर एक सर्किट ब्रेकर को शो कर दिया और एक बस बार इधर लग गया, और ये कोई सिंगल लाइन डायग्राम आपको बना देते हैं। एक मिनट, ये कोई आपका मोटर है जो कि लोड को एज्यूम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके डायग्राम बनते हैं ये आपके कहलाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक, सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसमें जो आपके ये क्या है, बस बार है, ये है जनरेटर, ये क्या है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सर्किट ब्रेकर, ये है सर्किट ब्रेकर, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक। और ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, ये सर्किट ब्रेकर, ये है लोड, ठीक। कोई लोड है, सिंक्रोनस लोड मान लेते हैं, कोई मोटर, ठीक। अब क्या है, अब इस सिंगल लाइन डायग्राम को अगर हम लोगों को एनालिसिस करनी है, ठीक, एनालिसिस का मतलब क्या है
कि अगर वोल्टेज, करंट, पावर, ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करनी है इसमें हर जगह पे, कि इस ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज है, कितना पावर जा रहा है, ठीक, ये जनरेटर कितना लोड ले जा रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक। तो वो चीज़ हमको जब कैलकुलेट करनी है तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा हर किसी इक्विपमेंट का, ठीक। तो जो इक्विपमेंट आपका हर सर्किट का बनेगा, यानी कि जो इक्विपमेंट जितने भी लगे होंगे उनका जो सर्किट बनाते हैं वही सर्किट आपका क्या कहलाता है, इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस डायग्राम। जैसे बात करें तो जैसे सपोज करिए अगर जनरेटर है तो जनरेटर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो आप क्या करेंगे, जनरेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका कोई ईएमएफ होगा मान लिया ई, और ये कोई एंगल है इसका, यहाँ से उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस होगा, ठीक, उसको भी शो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक जनरेटर बना लिया, मान लिया ये जनरेटर है, उसका इंडक्टेंस है ये, और ये कोई रेजिस्टेंस है, इस तरीके से शो कर दिया जाएगा, तो ये जनरेटर का बन गया। ऐसे ही सर्किट ब्रेकर का नहीं बनाते हैं क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन में इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, तो इसीलिए क्या होता है, जो मेन आपके कंपोनेंट होते हैं उनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाता है। तो आप जैसे सपोज करिए ये डिवाइस है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का कैसे बनाएंगे, तो एक सिंपली क्या करते हैं, ऐसे मान लिया एक इम्पीडेंस इंडक्टेंस बना दिया, ऐसे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका भी होगा, ठीक, और जो शंट वाली ब्रांच होती है उसको इस तरीके से बना देंगे, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सर्किट बन गया इसका। ऐसे ही आगे बनाते जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जिसमें रेजिस्टेंस मौजूद हो तो वो सारे ऐसे ही आप बनाते जाओगे, ठीक। तो इस केस में जितने भी आपके रेजिस्टेंस इंक्लूड होंगे, यानी कि पूरा रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस, तो ये पूरा इम्पीडेंस हो गया कि नहीं। तो यही जो सर्किट जो डायग्राम बनता है इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक है। अब इम्पीडेंस डायग्राम जो बनता है इसमें जब हम फॉल्ट एनालिसिस के लिए सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस को इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की को इंक्लूड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब भी फॉल्ट एनालिसिस की बात आती है तो फॉल्ट के केस में जो करंट की वैल्यू होती है जो वो बहुत हाई होती है, तो वर्स्ट केस में यानी कि सबसे बुरी स्थिति में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जब करंट की फाइंड आउट करते हैं तो करंट रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब ये इम्पीडेंस डायग्राम ओनली रिएक्टेंस में बनाया जाता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि इंडक्टेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, इसीलिए, ठीक। तो यही जो रिएक्टेंस डायग्राम होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं रिएक्टेंस डायग्राम, जिसमें आपका रेजिस्टेंस अगर इग्नोर कर देंगे तो वही जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक है। अब रिएक्टेंस डायग्राम से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए रिएक्टेंस डायग्राम बनाओ तो इसका डायग्राम क्या बनेगा रिएक्टेंस, तो देखिए तो जब इसके रिएक्टेंस डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जनरेटर के लिए क्या बनाएंगे, एक ईएमएफ बना देंगे और एक इंडक्टेंस बना देंगे, ठीक। इसके बाद फिर
ट्रांसफार्मर का बनाएंगे रिएक्टेंस। ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस बनाने के बाद जैसे एक ट्रांसफार्मर ये लगा और एक ये लगा तो इसका T1 मान लिया और यहाँ पे एक और बना दिया T2, ठीक। और जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे उसका बना जाएगा। अब यहाँ पे एक जो ट्रांसमिशन लाइन है तो इस ट्रांसमिशन लाइन का भी शो किया जाएगा। तो ये मान लेते हैं ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर और ये मान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का है, ठीक है। और यहाँ पे एक और ये लोड लगा है तो इसका भी क्या करोगे, लोड का बनाओगे तो ये यहाँ पे ऐसे लोड होगा। तो यहाँ पे मोटर है तो मोटर लोड, तो ये जो डायग्राम बनेगा ये बनता है आपका रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक है। ये बन गया रिएक्टेंस डायग्राम। अब इसी रिएक्टेंस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस किया जाता है कि कहीं पे भी अगर फॉल्ट हुई तो उस फॉल्ट के केस में उसमें करंट कितनी फ्लो हुई, कितनी पावर उस पर फ्लो हुई, फॉल्ट लेवल कितना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक रिएक्टेंस डायग्राम बना करके, ठीक है। तो हमने आपको बताया भी है कल कि रिएक्टेंस डायग्राम क्या होता है। तो चलिए लिखना चाहो तो लिख लो उसमें, रिएक्टेंस डायग्राम हेडिंग डाल के लिखिए सभी लोग, रिएक्टेंस डायग्राम। रिएक्टेंस डायग्राम क्या लिखोगे कि रिएक्टेंस डायग्राम रिएक्टेंस डायग्राम gives an accurate result for short circuit result accurate result for short circuit studies the winding resistance is ignored in reactance diagram, ठीक है। for burst condition analysis, fault analysis यानी कि जब हमको कैलकुलेशन करनी होती है, जब कोई भी, हमेशा याद रखना जो फॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या है, फॉल्ट एनालिसिस का क्या क्यों करते हैं, क्योंकि हमको सिस्टम को सेफ्टी बनाना है, सुरक्षित करना है। तो सुरक्षित करने के लिए हमको ये सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी फॉल्ट जा रही है उस सिस्टम में। अगर फॉल्ट होती भी है तो उसको इस तरीके से बनाना होगा कि फॉल्ट वो मैनेज कर सके, ठीक है। तो हम ऐसी बुरी से बुरी कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा करंट फ्लो ना हो सके। तो इसीलिए अगर रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड कर लेंगे तो जो भी करंट होगी वो कम से कम थोड़ा कम हो जाएगी। इसीलिए रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो कुछ ना कुछ करंट और ज़्यादा हम स्टडी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, रिएक्टेंस डायग्राम में हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल रिएक्टेंस को करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंस ही आपका रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये होता है रिएक्टेंस डायग्राम। समझ में आ गया? चलिए नोट करिए इसको। ये तो बात हो गई आपकी रिएक्टेंस डायग्राम की। अगर आपसे रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है
ठीक है, कोई सिंगल लाइन डायग्राम दिया है तो कैसे बनाओगे प्रॉपर तरीके से, तो उसका तरीका ये होता है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, अगर कोई सिंक्रोनस जनरेटर दिया है, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, तो सिंक्रोनस जनरेटर का सिंगल लाइन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम यानी कि SLD। इसको अगर हम लोगों को रिएक्टेंस इम्पीडेंस डायग्राम पहले बनाएंगे, फिर रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। तो इम्पीडेंस डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे। तो हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया आपका E, ठीक, इसका कुछ एंगल मान लेते हैं डेल, और इसका एक रेजिस्टेंस होगा इसमें सीरीज में, और इंडक्टेंस भी होगा, हो कि नहीं होगा। तो ये हमारा बन जाएगा इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम हो गया। अब इसी को अगर रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है तो रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देंगे। ये मान लिया R है, ये X है, ठीक, तो JX मान लो, इमेजिनरी टर्म है इसलिए, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस डायग्राम। अब रिएक्टेंस डायग्राम जब बनाएंगे तो रिएक्टेंस डायग्राम के लिए सिंपली रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, इग्नोर। तो ये वोल्टेज सोर्स बना दो E, और ये एंगल, इसमें कोई इम्पीडेंस, ये रिएक्टेंस बना दिया, ठीक। तो जब ये X, तो ये हम बना सकते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। ये आपका हो गया रिएक्टेंस डायग्राम, यानी कि रिएक्टेंस डायग्राम में हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या है, रेजिस्टेंस इग्नोर, ठीक, इतना पॉइंट याद रखना है। तो इस तरीके से सिंपली जब सिंगल लाइन डायग्राम देता है तो हम अभी तो क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। देखिए इसमें इस चीज़ को देखो, जनरेटर को हमने क्या बनाया, ये पूरा पोर्शन बनाया है, ठीक। इसी तरीके से आपका अलग अलग होता है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए अलग बनेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन का जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को शो किया जाता है, ठीक। रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, और उसके शंट में कैपेसिटेंस होता है। ये आप देखे होंगे पाई मॉडल, आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम 1 में, पाई मॉडल और टी मॉडल। तो ये पाई मॉडल है मान लिया। अब इसको जब हमने ये तो आपका क्या हो गया, इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक। अब इम्पीडेंस डायग्राम हो गया है तो इसको अब रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है, यानी कि सिंपली रिएक्टेंस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, शंट वाली ब्रांच, जैसे ये शंट वाली ब्रांच है तो इस शंट वाली ब्रांच को इग्नोर कर देंगे, और जो रेजिस्टेंस है इसको भी इग्नोर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, केवल आपका जो बनेगा इस तरीके से बन जाएगा, एक सिंपली ये बन जाएगा। तो ये बन जाता है ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक, रिएक्टेंस डायग्राम। ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, यही हम लोग बनाते थे। देखिए इधर जैसे ट्रांसमिशन लाइन ही है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन में सिंपली हमने क्या कर दिया, एक आपको इंडक्टेंस शो कर दिया बस। ये सारी चीज़ें इग्नोर इसीलिए की जाती हैं क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू होती है इनकी, तो इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनका एनालिसिस करने में इफ़ेक्ट नहीं होता है ज़्यादा। समझ में आ गया। चलिए देखो, एक चीज़ और देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है, हमने अभी पढ़ा है कि पर यूनिट में जो आपका ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो वैल्यू होती है वो पर यूनिट में बदलती नहीं है, ठीक है।
तो वो चीज़ किस तरीके से क्या होता है वो चीज़ आप देख चुके हो। जैसे मान लिया कि ट्रांसफार्मर का अगर हम लोगों को बनाना है, ठीक, तो ट्रांसमिशन लाइन का देख लिया हमने और सिंक्रोनस मशीन का देख लिया। अगर जैसे सिग्नल लाइन डायग्राम में आपका इस तरीके से ट्रांसफार्मर दिया जाता है, ठीक, ये क्या है सिग्नल लाइन डायग्राम। तो इसको जब रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो सिंपली आप क्या करते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं कि एक आपने इम्पीडेंस लगा दिया ऐसे, ठीक, और ये इस तरीके से प्राइमरी साइड और ये इस तरीके से मान लिया कोई 1/a रेशियो है और ये Z2 है, Z1 है और ये Z2 इम्पीडेंस को इधर साइड ये रिएक्टेंस बना सकते हो, ठीक। तो ये तो आपका हो गया सिंपली इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक। तो ये इम्पीडेंस डायग्राम हो गया। अब मान लिया इसी इम्पीडेंस डायग्राम को रिएक्टेंस डायग्राम जो बनाया जाता है वो कैसे बनेगा, सिंपली क्या करेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले। तो जेड इक्विवेलेंट क्या बनता है इससे, जैसे Z1 निकालना है तो इसके लिए या तो आप रेफ़र करोगे प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, तभी आप किसी एक को बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लिया जैसे सपोज करिए कि हमने ये है आपका Z01, इसको रेफ़र कर लिया और ये इम्पीडेंस इस साइड से इस तरीके से बना दिया और इधर कोई मान लेते हैं इसको हमने ऐसे। अगर आपने सेकेंडरी साइड रेफ़र किया है तो इसको सेकेंडरी साइड एज्यूम कर लीजिए Z02, ये Z01 प्राइमरी साइड रेफ़र किया है, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसे बनता है, रिएक्टेंस डायग्राम, वो सिंपली आपको ऐसे बना देना है Z01 पर यूनिट और ये इस तरीके से, ये क्या है Z02 पर यूनिट अपन इस तरीके से। तो ये आपका होता है रिएक्टेंस डायग्राम, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, चाहे आप प्राइमरी साइड रेफर करो चाहे सेकेंडरी साइड, सिंपली आपको इस तरीके से बना देना है, ठीक। अब हमेशा याद रखना हमने आपको क्या बताया कि जो रिएक्टेंस डायग्राम होता है, ठीक है, यानी कि जो पर यूनिट इम्पीडेंस होता है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, वो बराबर होता है ट्रांसफार्मर के, चाहे प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी साइड हो, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, चाहे नोट करके, क्या लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि Z01 पर यूनिट इक्वल होता है Z सेकेंडरी साइड पर यूनिट इम्पीडेंस। और यहाँ पे आगे लिख लीजिए नोट में, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉमा करंट कॉमा पावर कॉमा Z इज सेम, इज सेम, यानी कि इक्वल होती है सेम ऑन बोथ या सेम ऑन बिटवीन ट्रांसफार्मर। सेम ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अपनी बेसिक है, अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए।
तो चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।